चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। तो जितने भी ब्रह्मांड में पदार्थ है उन सब में चुंबकीय गुण अवश्य होता है, यानी कोई ना कोई चुंबकीय गुण होता है। अब उन चुंबकीय गुण के आधार पर हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर 3 जो इसके मुख्य वर्ग है या क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सा है, देखो यहां पर सबसे पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल बोल दो भले से। दूसरा नंबर है अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अगर किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। अब असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया कि एक साइड में चुंबकीय क्षेत्र कम होगा और एक साइड में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, यानी एक तरफ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा और एक साइड में दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब प्रबल और दुर्बल ये साइडें हो तो हम कह सकते हैं कि वो चुंबकीय क्षेत्र असमान है। तो ऐसी स्थिति में जब इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये पदार्थ अधिक प्रबल या अधिक तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र से विस्थापित होकर कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर या कम तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाएगा। और अगर इन पदार्थों को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र हमने पहले लगा रखा है बाहरी, उसकी विपरीत दिशा में ये चुंबकित हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और ये जो पदार्थ होते हैं इनके जो परमाणु होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मों के रूप में होते हैं, यानी पेयर के रूप में, जोड़े के रूप में होते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि उनमें दोनों की जो गति होती है या घूमने की दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, और जिसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक इलेक्ट्रॉन का आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है। तो जिसके कारण क्या है, जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है उस परमाणु का वो होता है 0। तो ये चीजें जो परमाणु के आधार पर हम डिस्कस करेंगे वो आगे करेंगे। अभी सिर्फ परिभाषा और इसके एग्जाम्पल देखते हैं पहले। तो परिभाषा इस प्रकार है यहां पर कि ऐसे पदार्थ जो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर विस्थापित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उससे ये प्रतिकर्षित होंगे। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में ये कुछ चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों के इस गुण को बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, H2 पर नाइट्रोजन और H2, यहां पर N2 कर देना बोले, H2O और नमक जो NaCl है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें याद रखने, बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि भाई इनमें से कौन कौन से, क्योंकि सारे मिक्स कर दे दें और बोल दे कि इनमें से कौन कौन से प्रतिचुंबकीय परमाणु है। तो ये हमें थोड़ा ध्यान देना है। अब करते हैं प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या जो एक इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पर ध्यान देना कि ये जो प्रतिचुंबकीय जो गुण है या प्रतिचुंबकत्व का जो गुण है ये उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में रहते हैं, यानी जोड़े के रूप में रहते हैं। तो उनमें क्या होता है कि दोनों का जो चक्रण है वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन 1 है ये, और इलेक्ट्रॉन 2 है जो इस दिशा में घूम रहा है। तो विपरीत दिशा में ये चक्रण करने से क्या होते हैं, इनके जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे के विपरीत होंगे और बराबर होंगे, जिसके कारण वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जब ये कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखे हो तब की बात है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देंगे
और इस परमाणु का जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 होता है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र में इनको नहीं रखा जाता है तो ये इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एकदम 0 होता है। और जब इनको कोई बाह्य क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो क्रॉस क्रॉस दिखाया हुआ है यहाँ पर, ये एक बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है जो इनके कक्षीय जो अक्ष है ये तो उस तल के लंबवत है ये। तो इनमें रखने से क्या होगा कि युग्मों के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उसके ऊपर लगने वाले जो चुंबकीय बल है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो 1 है ये इस पर लगता है नाभिक से बाहर की ओर, इलेक्ट्रॉन 2 है इस पर लगता है नाभिक के अंदर की ओर, नाभिक की ओर बल लगता है इनके ऊपर। तो इसके कारण क्या होता है, इनके अभिकेंद्रीय बलों में परिवर्तन हो जाता है। जो इनका अभिकेंद्रीय बल है उसमें परिवर्तन होता है और उसके कारण इनका जो कोणीय वेग होता है वो एक का कम हो जाता है और एक का अधिक हो जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 का जो कोणीय वेग है वो कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन 2 का जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, इनके कोणीय वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पर इनके कोणीय वेग में जब परिवर्तन हो जाता है तो जिस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है वो चुंबकीय आघूर्ण तो घट जाता है और जिस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है, यानी उसमें वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे क्या होता है कि उसके चुंबकीय आघूर्ण में दोनों इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय आघूर्ण अलग अलग हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक कम होगा एक ज्यादा होगा। निरस्त तभी होते हैं जब दोनों बराबर और विपरीत हो। तो यहां पर क्या है, ये अब बराबर नहीं है, विपरीत तो है लेकिन एक कम है एक ज्यादा है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। तो देखें, इलेक्ट्रॉनों के कोणीय वेग घटने या बढ़ने से उनकी तुल्य धारा और इसके परिणाम स्वरूप चुंबकीय आघूर्ण भी परिवर्तित होगा। चुंबकीय आघूर्ण में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिससे प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त या नष्ट नहीं कर पाएंगे तथा परमाणु या पदार्थ में एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो जाता है जो आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। जिसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है, अतः पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में कुछ चुंबकित हो जाता है। जैसे कि यहां पर ये एक पदार्थ दिखाया हुआ है, यहां पर ये एक चुंबकीय क्षेत्र में ये पदार्थ पड़ा है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इसको जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये विपरीत दिशा में चुंबकित हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत कम गुजरेगी, नहीं के बराबर गुजरेगी। 5 लाइनों में से एक लाइन गुजरती हुई दिख रही है, बाकी सारी इसके बाहर से गुजर रही है क्योंकि ये उससे प्रतिकर्षित होता है। तो बाहर से गुजरने का मतलब ये हमें ये दर्शा रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो रहा है। अगर ये पूरी इसके अंदर से गुजरती तो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित हो रहा है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक कंसेप्ट है जो हमें समझना है। इसके ऊपर बोर्ड के हिसाब से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, जो थोड़ा सा एक सिंपल छोटे टाइप में है ये। तो फंडामेंटल तो वही है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर दिया है ये कि नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉनों के कारण कक्षीय कोणीय संवेग होता है। अब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनके कारण उनका कक्षीय कोणीय संवेग होता है और ये जो परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप के समान होते हैं। तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे हैं वो एक धारावाही लूप का मतलब हो गया कि ऐसा तार, वर्ताकार तार होता है जिसके अंदर धारा वर्ताकार पथ पर घूमती है। तो उसी लूप की तरह ये होते हैं ये, और इस कारण इनका चुंबकीय कक्षीय आघूर्ण होता है। धारावाही लूप के समान होने के कारण ही इनका एक कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, किनका, इलेक्ट्रॉनों का।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जिनके परमाणु में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। यानी ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं जिनके परमाणु में जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर, या जोड़े के रूप में होते हैं, या यूं कहें युग्मित अवस्था में होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे वाले को निरस्त कर देता है, तो परिणामी हो गया 0 या शून्य। जब कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो जिन इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होते हैं उनकी गति मंद हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो आरोपित क्षेत्र की दिशा में है, उनकी जो गति है वो हो जाएगी मंद, और जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में है चुंबकीय आघूर्ण जिनका, उनकी गति हो जाएगी तेज। तो देखो आरोपित ये जो क्षेत्र आया है ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के लिए आया है, तो क्षेत्र की दिशा में होते हैं उनकी गति मंद हो जाती है, और जिनके चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है। तो विपरीत वाली गति बढ़ेगी तो विपरीत का चुंबकीय आघूर्ण भी बढ़ेगा। अब देखो, अब ऐसा जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ होता है लेंज के नियम के अनुसार। अब लेंज का नियम जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर ये लेंज का नियम हम देखेंगे कि धारा कैसे प्रेरित होती है। तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धाराकरण होता है ऐसा। इस प्रकार चुंबकीय पदार्थ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में विकसित हो जाता है। जो भी चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हुआ वो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रेरित या विकसित हो जाता है, और इस कारण ये प्रतिकर्षित होते हैं या होता है। प्रतिचुंबक तो सभी पदार्थों में विद्यमान होता है, यानी परमाणु में सारी चीजें सब में ये विद्यमान रहता है, लेकिन ये बहुत दुर्बल होता है, और दुर्बल होने के कारण क्या होता है, अनुचुंबकत्व और लोह चुंबकत्व ऐसे प्रभाव जो है इसके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये जो व्याख्या करने की बात आई अगर, तो आप डायग्राम बना के आप ये व्याख्या भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। दोनों में से जो इजी लगे, जो सरल लगे, याद करने में आसान रहे, उस प्रकार की व्याख्या यहां पर कर देना।